हमारे बच्चे ऑलराउंडर हैं। गुड़िया संस्थान जानी ही जाती है देह व्यापार में लिप्त महिलाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए। कितना दर्द, कितना टॉर्चर, उनको तार से मारा जाता है, सिगरेट से लगाया जाता है। तो ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जहाँ से गुड़िया संस्था ने रेस्क्यू नहीं किया। बोतल से फोड़ के उनको किया जाता है। 10-10, 20-20 दिन तक उनका गैंग रेप होता है। वो चाहे तो सुसाइड भी करना चाहे तो सुसाइड नहीं कर सकते। नमस्कार। आज हम आए हैं गुड़िया संस्था की कोऑर्डिनेटर एस मंजू से बातचीत करने, जो लगातार 24 वर्षों से गुड़िया संस्थान के साथ जुड़ी हैं और देह व्यापार और मानव तस्करी के खिलाफ काम कर रही हैं। साथ ही ये संस्था देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं के बच्चों को शिक्षित करने का काम भी कर रही हैं, ताकि ये बच्चे उसी लाइन में ना जाकर अपना एक उज्जवल भविष्य तैयार कर सकें। इसके लिए इनका एक स्कूल बालवाड़ी शिवदासपुर में चलता है। आज हम बात करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से संस्थान को ज्वाइन किया, किस तरीके से ये काम कर रही हैं, वहाँ काम करते हुए क्या दिक्कतें होती हैं और आगे की इनकी क्या योजनाएं हैं। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बचपन के बारे में और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। देखिए, मैं तो एक SOS चाइल्ड हूँ, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्फनेज में। ये आप SOS संस्था जो बता रही है, क्या कौन सी संस्था है? SOS एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत हर मतलब एक घर होता है। एक घर में घर में 3-4 कमरे होते हैं। उसमें एक मदर पोस्ट होती है। उनके अंडर में एट ए टाइम 10 बच्चे रखे जाते हैं और जो लेडी होती है उनको मदर पोस्ट दिया जाता है। सब बच्चे उनको मदर कहते हैं और बच्चे फिर अपने सर्टिफिकेट वगैरह में उसी लेडी का ही नाम कैरी करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई बच्चों का आप देखेंगे वो टाइटल नहीं लगाते, वो खाली नाम लगाते हैं। डायरेक्टर जो भी डायरेक्टर एट प्रेजेंट उस वक्त होते हैं, उनके एज ए फादर में उनका नाम रखा जाता है और मदर में जिनके अंडर में बच्चे हैं उन मदर का नाम रखा जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से काम करती है। आप उस संस्था में कैसे पहुंची SOS में? मैं बहुत छोटी थी, मैं बता नहीं पाऊँगी मैं कैसे पहुँची। आपको जो याद है, जिस उम्र से याद है वहाँ पर? आई थिंक मैं 5-6 साल के रही होंगी जब मैं गई थी। जो मुझे बताते मेरे फाइल में, जो मैंने देखा बस, और नहीं बता पाऊँगी। वहाँ पे कैसे अनुभव मुझे था? कोई लेके आए थे। मैं शायद कोई कोर्ट के थ्रू आई थी। अच्छा। बेसिकली मुझे जो लोग बताते हैं कि मैं बंगाल की हूँ, बंगाली हूँ। मैं वहीं से फिर कोर्ट के थ्रू बनारस ट्रांसफ़र हुई थी, क्योंकि शायद उस वक्त का जो कलकत्ता का जो SOS था उसमें शायद कुछ रिनोवेशन वगैरह कुछ हो रहा था, तो वो बच्चों को कहीं शिफ्ट कर रहे थे टेम्परेरी। तो उसी के तहत, तो क्योंकि मैं नई वहाँ पे कोर्ट के थ्रू जा रही थी, तो उन्होंने फिर वहाँ से कलकत्ता SOS से मेरे को लग रहा है कि शायद 10-15 दिन रखा होगा उन्होंने। फिर उन्होंने बनारस में ट्रांसफ़र कर दिया। यहीं के एक जो स्टाफ थे वो गए थे, वो लेके आए थे मुझे यहाँ पे। वहाँ के कुछ अनुभव या कुछ यादें जो पढ़ी लिखी हैं आप वहाँ पर, किस कलकत्ता में? नहीं, यहाँ जब रही आप SOS में। हाँ, तो 6-7 साल के बाद जो आपकी? हाँ, मेरी पूरी एजुकेशन यहीं पे हुई है। फिर मैंने यहीं से 10th किया। देन 12th करने के लिए मैं भीमताल चली गई, जो नैनीताल के पास है। देन दिल्ली में गई। फिर उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, PG किया सोशियोलॉजी में। एक कोर्स परस्यू करने के लिए दिल्ली चली गई थी। मैंने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस किया था। अच्छा। हाँ। और नीट से मैंने उस वक्त का जो फर्स्ट बैच था, उस वक्त का मैंने नीट से क्वालिफाई किया था। मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रहता था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी और मैं 2 बच्चे को अडॉप्ट करूँगी, क्योंकि मेरे को लगता था कि जो इमोशनल डर्थ मैंने महसूस किया था, मैं वो सारे इमोशनल चीज़ मैं उन 2 बच्चों में पूरा करूँगी। और पढ़ाई मैंने उस हिसाब से किया। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी जो माँ थी, जो मेरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की थी, क्योंकि वहाँ पे एक मदर पोस्ट रखा जाता है जिसको सब बच्चे माँ कहते हैं, वो मेरे लिए माँ से बढ़ के थी। लेकिन तब भी कुछ चीज़ कमी मुझे लगता था, तो मैं वही सोचती थी कि मैं 2 बच्चे अडॉप्ट करूँगी और फिर मेरे पास जो मैं खूब पैसा कमाऊँगी और फिर उनको उनकी परवरिश में चीज़ें लगाऊँगी। NGO वर्ल्ड में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद एक NGO में थी, तो मुझे चीज़ें पता था। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं NGO में करूं। फिर मैं जब यहाँ पे आने के बाद हमारे SOS में एक काउंसलर पोस्ट होता है, वो थे।
उन्होंने मुझसे बात किया। एक्चुअली उनको लग रहा था कि मेरे को जॉब की ज़रूरत है। उस वक्त मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब था, जॉब ऑफर था दिल्ली में ही, एक मल्टीनेशनल में। उस वक्त का मेरे को बहुत अच्छा सैलरी पैकेज उन्होंने दिया हुआ था, 12,000 प्लस हाउस वगैरह, एक एक ड्राइवर, ये सब चीज़ें थी। मैं घर आई थी, आई मीन महसूस आई थी कि मैं शायद अब ज़िंदगी में बहुत बिजी हो जाऊंगी, दोबारा आ नहीं पाऊंगी। लेकिन मैंने एक चीज़ ये किया था कि मैंने ये जो न्यूज़ था ये मैंने खाली अपने डायरेक्टर को शेयर किया था और किसी को नहीं बताया था। मैंने अपने मम्मी को भी नहीं बताया था। मैंने कहा, सोचा था कि इनको सबको सरप्राइज़ दूंगी, सरप्राइज़ पार्टी करूंगी, एक हफ्ता जब रहेगा चली जाऊंगी, तो ये दिमाग में था। लेकिन हमारे जो काउंसलर थे वो मेरे पास आए, वो गुड़िया से अटैच थे। तो वो आए तो कहे कि मंजू, एक आदमी है जो बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं जानता हूँ तेरा जो पूरा बैंड ऑफ माइंड है वो सोशल वर्क की तरफ है, तू मल्टीनेशनल में जा रही है। तो मैं जब उनसे 3-4 दिन सुनी, मैंने कहा आप चाहते क्या हो, आप मुझे ये बताओ। तो कहते मैं चाहता हूँ एक बार तो इसका काम देख ले। मैंने कहा कि ठीक है, क्या करना होगा। तो उन्होंने मुझे एक मैगज़ीन दिया, वो गुड़िया मैगज़ीन था, तो उन्होंने मुझे दिया। मैंने कहा ठीक है। बोले कि देखना, मैंने कहाँ देखूँगी। तो उसके बाद फिर मैं ली, वो चले गए, बाई चांस वो 2-3 दिन के लिए कहीं चले गए, तो मैंने उसको उठाया, अपने शोकेस के ऊपर रख दिया ऐसे ही। और फिर वो 2-3 दिन के चले गए, तो फिर मैं भी भूल गई। फिर जब वो आए, फिर मेरे पास आए, वो जैसे टारगेट में ले लिए थे मुझे। कहे कि मुझे तो देखिए। मैंने कहा हाँ देखा, कैसा है, क्या बोलते। मैंने कहा फैंटास्टिक। मैंने कहा कुछ और बोलने का मतलब क्वेश्चन होंगे। फैंटास्टिक बोले, सब सेवा समाप्त। लेकिन वो बंदे नहीं माने, कह रहे कि ठीक है चल कल चलते हैं। मैं सोची कि यार चल ही जाती हूँ, कम से कम ये मेरा पीछा छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे जिस तरह से मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा ठीक है, क्या करना है, कह रहे चलना। मैंने कहा चलिए। कल कब जाना है, तो कह रहे 10 बजे। मैंने कहा ठीक। तो मैं उनके साथ आई। तब मैंने फर्स्ट टाइम अजीत जी को देखा गुड़िया संस्थान में। तो वो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे कुछ याद नहीं। उन्होंने मुझे देखा, बातचीत किया, 10-15 मिनट तक उन्होंने कुछ बोला। मैं मेमोरी रिकॉल नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कुछ सुना ही नहीं था, क्योंकि मुझे ज्वाइन ही नहीं करना था। देन उन्होंने कहा कि प्रेस कटिंग्स, उन्होंने इतने सारे क्लिपिंग्स दिया। बोला कि अच्छा जस्ट गो थ्रू इट, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो चले गए। तो एक टेबल था इतना बड़ा सा, मैंने वो टेबल का बंच के यहाँ से उठाया, उठा के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर रखा। पहले पेज को लास्ट में रखा, लास्ट वाला पेज के ऊपर रख करके बैठ करके कुछ पिक्चर का सोच रही थी, ऐसे गाना वाना कुछ सोच रही थी। तो अजीत जी 10-15 मिनट बाद आए, तो कह रहे कि गई हो। मैंने कहा हाँ, कैसा लगा। मैंने कहा अच्छा। कह रहे अच्छा चलो फील्ड चलते हैं। मैंने कहा चलो ये लास्ट है, उसके बाद मेरे को ये इरिटेट नहीं करेंगे मेरे काउंसलर। देन हम गए शिवदासपुर रेलवेट एरिया। वहाँ पे देखा एक बरगद के पेड़ के नीचे 100-150 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसे ही ज़मीन पे बैठे हुए, टाट बिछा हुआ है। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं 1-1.5 घंटा उनको मैंने पढ़ाया। देन वही मेरे को स्टक किया कि बच्चों ने पूछा मुझे, मैम आप दोबारा आएंगी। उन्होंने जो पूछा, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को एकदम जैसा लगा कि दिल से एकदम अजीब सा लगा। मैंने कहा कि मैं 2 बच्चों के लिए इतना कुछ करने की सोच रही थी, यहाँ तो इतने बच्चे हैं जिनके लिए मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। ऑन द स्पॉट आई डिसाइड कि आई विल जॉइन गुड़िया। आप और अजीत जी की शादी, आप लोग एक साथ कब आए और किस तरीके से आए? काम करते करते चीज़ें कब दूसरा शेप ले ली पता नहीं चला। 2004 में फिर हम लोगों ने शादी कर ली, और आपके आशीर्वाद से एक प्यारी सी बिटिया भी है। आपका जब गुड़िया में आई उस समय वो संस्था कैसी थी और कितना ग्रो कर चुकी थी, कितना काम कर रही थी, और यहाँ आने के बाद आपने उसमें जब आप उसमें शामिल हुई या उसमें जब आप काम करना शुरू करी, तो क्या आपको लगा और क्या अनुभव था उस समय का? देखिए, जब मैंने गुड़िया ज्वाइन किया था विथ लिमिटेड स्टाफ, वो एक बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत भवन में बच्चों को पढ़ाते थे। मेरे आने के बाद एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव किया। जो मैंने सीखा था, मैंने देखा था। स्कूल में, हमारे स्कूल में कभी मारा नहीं गया, कभी डांटा नहीं गया, कभी बच्चों को अपने पनिश नहीं किया। मैंने वही चीज़ यहाँ पे लागू किया। तो मेरे पढ़ाने का तरीका ही बहुत डिफरेंट होता था। मैं तो ज़्यादातर बच्चों के बीच में बोलती थी कौन सा गाना पसंद है। मुझे सपोज अगर हिंदी पढ़ाना है, ग्रामर पढ़ाना चाहते हैं, ग्रामर सबसे टफ होता है, हम भी जानते हैं।
तो मैं कभी ये नहीं हुआ तो मैं तो ग्रामर पढ़ाऊँगी। मैं गई, मैंने कहा कि चलो बच्चा क्या करना है? तो अब ये सब बच्चा हमेशा खेलने के मूड में होते हैं। तो बोलते हैं चलो अंताक्षरी खेलते हैं। 2 ग्रुप बट गया, बच्चे अब अंताक्षरी खेल रहे हैं। उसके अंताक्षरी खेल के 10-15 मिनट बीता होगा, तब तक उसे बोर्ड में मतलब मैंने उसको हाफ कर दिया कि ए एंड बी। उसमें नाम रखते थे सचिन, सचिन तेंदुलकर बनेगा कि अजहरुद्दीन बनोगे, टीम डिसाइड होता था। तो टीम का नाम हो गया। उसके बाद और मैं जान के नाम भी बहुत सोच के रखवाती थी। क्रिकेट, देन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन का, देन फीमेल एक्ट्रेसेस का, क्योंकि जब आप पर्सनैलिटी को देखते हो तो फिर आप उसकी तरफ से आप बनना चाहते हो विदाउट सेइंग एनीथिंग। इस तरह से चीज़ें मैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट करती थी। मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा किया बच्चों के साथ। गुड़िया संस्था किन बच्चों को पढ़ाती है? देखिए, गुड़िया संस्थान जानी ही जाती है देह व्यापार में लिप्त महिलाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए। उस एरिया में लोग जाने से बचते हैं या उस एरिया में जाने वालों को सही नज़र से नहीं देखते हैं, लेकिन जब आप वहाँ गई तो आपको क्या देखने मिला? वहाँ के बच्चे ज़्यादातर इन्फेक्टिव कम्प्लेक्स से ग्रसित होते हैं। क्योंकि आपको मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। जब हमने पहले बच्चा अपने स्कूल में डाला तो प्रधान से लिखवाना पड़ा कि ये एडमिशन के लिए। जनरली आप स्कूल में जाते हो तो आप अपने बच्चों को सिंपली ले जाके स्कूल में एडमिशन करा देते हो, आपको किसी से लिखवाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमको वहाँ के बच्चे को लिए लिखवाना पड़ा। पहले स्कूल के टीचर्स की काउंसलिंग की, उसके बाद फिर बच्चों को अपने स्कूल में एडमिट किया। उसके बाद ये बात फैल गई कि यहाँ के जो है एक वहाँ का बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। तो पेरेंट्स को अपोजिशन हुआ, पेरेंट्स आए। आने के बाद उन्होंने क्लास में ही 45 बच्चे बैठे हुए थे, तो गुस्सा बोला उस बच्चे को निकालो। चूँकि हमने क्लास टीचर्स वगैरह सब टीचर्स को, सारी टीचर्स को हम लोगों ने ओरिएंट कर रखा था, समझा रखा था, उनकी 3-4 सेशंस ले रखे थे। इस वजह से उन्होंने बोला कि ठीक है सर, मैं बिल्कुल निकाल दूंगा बच्चे को, बस मुझे इतना आप बता दीजिए कि इन 45 बच्चों में से वो बच्चा कौन सा है, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ है। वो बच्चा कौन सा है उसको आप बोल दीजिए, मैं उसको निकाल दूंगा। उस वक्त उस पेरेंट को रियलाइज़ हुआ कि जो भी है इसे बच्चे का क्या कसूर है। वो गुड़िया का पहला सफल वाला मामला रहा। उसके बाद हमें अड़चनें तो बहुत आई, लेकिन हम बच्चे, हमारे सारे बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ पर वो गुड़िया के बच्चों के नाम पे जाने जाते हैं। और आपको जान के खुशी होगी, हमारे बच्चे ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर हैं। वहाँ सब बच्चे जानते हैं कि ये बच्चा अगर ड्राइंग वगैरह में है वो बच्चे हैं, स्पोर्ट्स से वो बच्चे हैं, पढ़ाई में वही बच्चे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को हम खाली पढ़ाते नहीं हैं, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत कराते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर का क्लास होता है। जो इस तरीके की महिलाएं हैं जो देह व्यापार से जुड़ी हैं, ये किस तरीके से इसमें आ जाती हैं? कौन सा ऐसा माध्यम है जो इनको ले आता है इस जगह पे? देखिए, 2 चीज़ है। एक, बीइंग अ लेडी, हम आप भी हैं, वी आर मैरिड। कोई नहीं चाहता कि कोई किसी के शरीर को के साथ कोई गंदगी करे, कोई बर्दाश्त नहीं करता है। उनके साथ आप सोच ही नहीं सकते कितने पैथेटिक कंडीशन है। तो लोग कहते हैं वो तो हंस रही है, लेकिन उस हंसी के पीछे का दर्द कोई नहीं जानता, उसके पीछे का काली स्याही को कोई नहीं जानता। कितना दर्द, कितना टॉर्चर। उनको तार से मारा जाता है, सिगरेट से दगाया जाता है, बोतल से फोड़ के उनको किया जाता है। 10-10, 20-20 दिन तक उनका गैंग रेप होता है। उसके बाद वो इसके अंदर आती हैं, और एक बार नहीं होता है, कई राउंड होता है। दूसरी बात कि नॉर्मली कैसे होता है, नॉर्मली बहुत सारे मोडस ऑपरेंडी बहुत सारे हैं। उसके तहत जैसे कोई बच्ची जा रही है, खेत में ही गई घास काटने के लिए, कोई उठा के लेके चला गया। स्कूल जा रही है, कोई उठा के लेके चला गया। बाजार गई, रात को अंधेरा, कोई नहीं है, उसका मुंह दबा के लेके चला गया। अब वो चला गया, उसने ले जाकर कहीं कोठे में बेच दिया। अब वहाँ बेच दिया तो वहाँ उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना देख उसको प्रताड़ित किया जाता है, इतना शोषण होता है कि उसके बाद वो चाहे तो सुसाइड भी करना चाहे तो सुसाइड नहीं कर सकती। और एक बार में नहीं आती हैं। जैसे अगर किसी को उठाया गांव में तो उसको कहीं किसी होटल में रखा, किसी देश में, अगर यूपी की बंदी है तो उसको साउथ में डाल देंगे, साउथ की बंदी है तो यहाँ डाल देंगे। नेपाल की लड़कियाँ आ जाती हैं, बॉम्बे से रेस्क्यू किया हमने, गुजरात से रेस्क्यू किया है, बेंगलोर से रेस्क्यू किया है।
देश के कोने कोने से रेस्क्यू किया। ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जहाँ से गुड़िया संस्था ने रेस्क्यू नहीं किया यूपी की लड़कियों को। जैसा अपना का सवाल था ना, पता कैसे चलता है? पता ऐसा चलता है किसी की लड़की बेचारी खो गई तो उनको किसी तरीके से पता चलता है गुड़िया संस्थान के बारे में, किसी न किसी के जरिए। कोई ना कोई होता है, कभी अखबार में हो गया या फिर कभी कुछ, तो उनको जब हमारे किसी न किसी स्टाफ के जरिए हमारे पास वो केस आता है, फिर हम पता करते हैं कि आपकी लड़की किस किस कंडीशंस में गई थी, कहाँ गई थी, क्या हुआ था। उसका पूरा केस हिस्ट्री जानने के बाद फिर हम तय करते हैं कि फिर हम अपने मुखबिरी लगाते हैं। मुखबिर हम कहते अभी पता लगाते रहो, हम भी पता लगाते हैं। जब वो पता बताते हैं कि आप फलानी जगह हमने अपनी लड़की को देखा है, फिर उसके बाद काम होता है हम लोग स्पाइंग करते हैं, एविडेंस इकट्ठा करते हैं। क्योंकि आप जानती हैं सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सीधे कह देगा अरे ये तो यहाँ से रेस्क्यू ही नहीं हुई थी, इसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हमारे सिस्टम का कहना है डिनाइल ऑफ एफआईआर। एफआईआर करवे ना करो, ना एफआईआर होगा, ना केस होगा और ना कुछ कार्रवाई होगी। एफआईआर नहीं होना का मतलब यह नहीं कि घटना घटित नहीं हो रहा, अपराध नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर आप सबको छोड़िए, अगर मैं ही आपको एक थप्पड़ मारूँ और आपका पर्स छीन लूँ, आप जाइए थाने में एफआईआर कराइए। आपको इस तरह से परेशान कर देगा जैसे लगेगा कि आप ही ने जान के अपना पर्स कहीं फेंक दिया था और आकर के यहाँ पे नाटक कर रही हैं। इस तरह से आपको मेंटल कंडीशन में पहुँचा देगा। तो एक गरीब आदमी की कितनी सुनवाई होती है कि आप सोच सकते हैं। तो जब हमको पता चलता फिर स्पाइंग करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर जा कर के पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत फिर हम जा कर के लड़की को वहाँ से निकालते हैं। फिर लड़की के माँ बाप को बुलाते हैं, फिर माँ बाप के साथ उसकी फिर बातचीत करके उसका ट्रॉमा को शांत करने की कोशिश करते हैं। फिर उनकी काउंसलिंग होती है, हम काउंसलिंग करते हैं, बच्चे का भी करते हैं, माँ बाप का भी करते हैं। क्योंकि दोनों के लिए शौक वाला मामला होता है, दोनों ही ट्रॉमा में रहे होते हैं। उसके बाद फिर लड़की का मेडिकल होता है, 164 का स्टेटमेंट होता है, फिर सारी कानूनी लीगल इंटरवेंशन शुरू होता है। क्या कभी कोई ऐसा केस आया है कि लड़की रेस्क्यू कर ली गई और उनके परिवार वाले ले जाने से मना कर दिए हों या वो उसकी खोज खबर ना लेते हों, इस तरीके का कभी कोई केस हुआ? जब हम ब्रॉथल्स में जाते हैं, जैसे हमने इलाहाबाद में रेस्क्यू किया, आगरा में रेस्क्यू किया, मेरठ में रेस्क्यू किया है, उसमें रेस्क्यू में हमें कई लड़कियां मिलती हैं। मिलने के बाद फिर हम उनके परिवार में बात करते हैं। पहली बात उनको विश्वास ही नहीं होता उनकी बच्ची जिंदा है। उसके बाद लोक लाज के भय से कि अरे अब लड़की को तो लिया, उनके 3-4 लड़कियां, अगर लड़की आ गई तो बाकी लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी। कभी कभी गांव वाले अपोज करते हैं, हम फिर पूरा पंचायत का काउंसलिंग करते हैं। फिर हम उनको बताते ठीक है आप नहीं लेना चाहते हैं, समझ में आता है, मत लीजिए, बदनामी हो रही है, ठीक है, सब समझ में आता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए ये लड़की, इस लड़की का क्या दोष है? ये स्कूल जा रही थी, इसको उठा लिया, आप खाली ये बता दीजिए इसका क्या दोष है, फिर हम आपकी बात मान लेते। फिर बातचीत होती है, चर्चा होती है, फिर उनको लगता है कि नहीं लड़की का दोष नहीं है, दूसरा दोष तो अपराधी का है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। फिर धीरे धीरे लड़की फिर अपने परिवार में जाती है। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं गुड़िया सेंटर के तहत, उनकी जो माएँ हैं इसी पेशे से इसमें आई हैं, तो वो क्या करती है और उनके लिए आपका क्या यानी सपोर्ट रहता है? देखिए हम उनके लिए कुछ स्पेशल कुछ विशेष नहीं करते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। उनको हम कहते हैं कि आप जो करना चाहती है आप करिए। हम खाली एक चीज़ इंश्योर करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन फ्री रिलेटेड है। हम सिंपल बात कहते हैं, अगर आज मेरी सैलरी 10,000 की है, वो 10,000 मेरे हैं, मेरी इच्छा है कि मैं 10,000 में से 100 रुपये के चॉकलेट खरीद के आपको दूँ कि चाहे ना दूँ, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर सपोज करें वो दिन भर का 100 रुपये कमा रही है, 70 रुपये तो कोठे माल कर ले लेगा, 10 रुपये वहाँ का जो दलाल है वो ले लेगा, 20 रुपये में उसको खाना है, रहना है, बेटिया को खिलाना, मेडिकल देखना है, उसका सब कुछ 20 रुपये के अंदर उसको मैनेज करना पड़ता है। तो हम उस एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म कर रहे हैं। हम कहते हैं आपका है जो है वो आपका है, आपका रहे, किसी का हिस्सा ना लें। वहाँ क्रिमिनल नेक्सस है वो उसको ज़बरदस्ती करते हैं, तो हम उनके डिपेंडेंसी ख़त्म कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। हम कहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए,
कोई वो प्रॉब्लम क्या है तो किस आके तरीके के बताइए। काम कर रही हैं आजकल जो महिलाएं वहाँ देखिए से जो जुड़ी हैं? है हम देखिए हम्म, हम मोरालिटी नहीं है। हम्म, आप सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं आप ही को कहूँ कि आप अपने घर में ऐसी लेडी को लेके बर्तन मलवाएंगी, नहीं करवाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे मेरा आदमी को बिगाड़ देगा। वो जाएंगी कहाँ, खाएंगी कहाँ? हम ये कहते हैं कि वो जो आप आ गई उनका परिवार भी उनको नहीं अपनाएगा। हम्म। वो जाएंगी कहाँ? अगर आप यहाँ से भगाएंगे तो कहीं और जाएंगी, इनसिक्योर होंगी। फिर तो वो जो उनकी बिटिया पढ़ाई कर रही थी वो भी इसके अंदर घुसेगी, लड़का बनेगा दलाल, अपनी माँ के लिए लेके आएगा कस्टमर। तो अब उनको जो है उनको उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ, सरकार के पास भी कोई इनके लिए रिहेबिलिटेशन पैकेज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उनको जो सरकार गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं वो स्कीम्स हम उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं और उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। और हम कहते हैं कि तो आपको जो चाहिए आप हमसे बात करो, हमसे बोलो। और वहाँ पे अब वो एम्पावर हो रही हैं, अपने लिए डिसीजन है। तो मैंने कहा आप जिए, आपको जैसे जीना है, ये आपका पैसा है, चाहे 2 रुपये कमा रहे हो चाहे 10 रुपये का, आपका है, आप रखो, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमारा जो ये शिवदासपुर रेड लाइट एरिया है वो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन फ्री है, कई साल से है। अब कब तक रहेगा ये नहीं पता, लेकिन अभी तक हम लोगों ने किया हुआ है और वो इन्हीं लेडी की मदद से ही किया हुआ है। जब आप रेस्क्यू करने जाती हैं या इस तरीके का काम करती हैं तो किन किन मुश्किलातों का या किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जान का खतरा सबसे अधिक होता है, क्योंकि जब रेस्क्यू करने जाते हो आपको पता है आप किनके साथ पंगा लेने जा रहे हो। वो आप पाएंगे तो आपको चाकू भी मार सकते हो, गोली भी मार सकते हो, आप ख़त्म भी हो सकते हैं। तो बड़ा डेंजरस होता है और प्रशासन सहयोग करता नहीं है। ऐसी योजना कि गुड़िया इस काम को और विस्तार देगी या कुछ? हाँ, हम लोग इसमें एक चीज़ हम लोगों ने जो शुरू किया है कि हमारे यहाँ पे इमीडिएट जितने डिस्ट्रिक्ट हैं 5-6 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने महिलाओं की विजिलेंस कमेटी बना रखी है। हम उनको अवेयर कर रहे हैं, विलेजेस में जा कर के हम उनकी कमेटी में जाके बताते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा शंका हो या फिर कोई लड़की आपको ऐसे दिखती है या फिर कोई लड़का अगर आपका ऐसा कोई आदमी अगर ऐसा करता हो दिखता है तो आप उसके ऊपर नज़र रखिए। कुछ ऐसा घटना होता है तुरंत हमको सूचना दीजिए और उनको हम लोग रेस्क्यू में लेके जाते भी हैं। तो एक तरीके से और एक और चीज़ करते हैं कि आपका पूर्वांचल जो है ना वो माइग्रेशन का बहुत बड़ा हब है। तो हमारी कोशिश, क्योंकि ज़्यादातर अनसेफ माइग्रेशन ही होती है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी परिवार माइग्रेट कर रहा है उनको हम एजुकेट करके भेजें कि आप आपस में कांटेक्ट में रहिए, लड़की को किसी अनजान लड़के को किसी अनजान के साथ जाने मत दीजिए। अगर आपको 2 दिन बात नहीं होता तुरंत उनके बारे में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के मालिक से कांटेक्ट में रखिए। मतलब ऐसे भी सारे एक्टिविटीज़ पे एक पैनी नज़र रखिए। और आपको लगता है तो आप हमको, जो हमारी कमेटी, आप हमको रेगुलर इंटरवल पे इन्फॉर्म करते रहिए कि उससे बात हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। अभी हमने मंजू जी से एक लंबी बातचीत सुनी कि गुड़िया संस्थान के साथ जुड़कर वो किस तरीके से काम कर रही है और किन किन दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है, सरकार या प्रशासन किस तरीके से इनका सहयोग करती है। कैमरामैन श्याम सुंदर पासवान के साथ गांव के लोग के लिए मैं अपर्णा, नमस्कार।